प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बारी बारी से लगभग सभी विषयों का अध्ययन करते आ रहे हो, इसी श्रृंखला में आपने संस्कृत भाषा के शायद 2-3 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आपके। आज एक नया टॉपिक, नया प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सबसे पहले शायद संधि का प्रकरण पढ़ा था और दूसरा प्रकरण आपने कारक का पढ़ा था। कारक का जो टॉपिक था, प्रकरण था, वो अति महत्वपूर्ण था। अब तीसरे टॉपिक के अंतर्गत हमने लिया है वर्ण विचार। भाषा का जो आधार होता है, भाषा जिस पर टिकी हुई होती है, तो किस पर टिकी हुई है, उस भाषा का आधार क्या है, उसके लिए हम आपको ये प्रकरण लेके आए हैं वर्ण विचार से संबंधित। तो इसकी भी जानकारी हमें लगभग पूरी होनी चाहिए कि जो जिस भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस भाषा में कुल कितने तो वर्ण हैं, वर्णों में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, फिर उन स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से होता है, क्या उन वर्णों का उच्चारण हम सही ढंग से कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे, व्यंजन वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं, उनको बोलते हैं, तो हमसे क्या वो सही बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। तो ये सारा ज्ञान वर्ण विचार, वर्णों पर विचार करके, वर्णों की जानकारी प्राप्त करके उच्चारण स्थान पर भी अपन विचार करेंगे कि जो हमारी भाषा में जो वर्ण निश्चित किए गए हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हो तो आप अंग्रेजी भाषा में टोटल कितने वर्ण हैं, उसमें से स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, किसको किस हिसाब से उच्चारण किया जाता है, कहाँ एक मात्रा का समय लगता है, कहाँ 2 मात्रा का समय लगता है। तो उससे संबंधित हम पूरी जानकारी इस वर्ण विचार के अंतर्गत आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन वर्ण। अक्षर, जिसको दूसरे शब्दों में अक्षर भी कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर, भाषा की सबसे छोटी इकाई, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो या और अन्य कोई भाषा हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, चाहें तब भी नहीं तोड़ सकते, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसे उस भाषा का वर्ण कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में वर्ण है ए, इस ए के अपन कोई टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी भाषा का जैसे एक वर्ण है ए, उसके अपन कोई टुकड़े नहीं कर सकते। संस्कृत भाषा का जैसे वर्ण है ए, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। ये जो वर्ण हैं, के, खे, के, घेणे, ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों का हम बिल्कुल टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें वर्ण नाम दिया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। अब इसको लिखित रूप में देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में इन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, और संस्कृत भाषा के अंतर्गत इन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण और नंबर 3 प्लुत वर्ण। नंबर 1 स्वर, जिसको संस्कृत में अच भी कहते हैं, वर्ण। नंबर 2 व्यंजन यानी हल वर्ण। नंबर 3 प्लुत। ये स्वर का प्रकार है प्लुत। संस्कृत भाषा में इन वर्णों को 3 नहीं भैया, सॉरी, इसके लिए वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, तो स्वरों पर पहुंच गए थे अपन, तो 3 नहीं वो 2 हैं। संस्कृत भाषा में इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। हुआ क्या था कि अधिकतर क्या है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं, ये 6th 7th 8th के लिए, लेकिन हम क्या 10वीं क्लास में तो ये टॉपिक है ही नहीं, और 9th में है ये शायद, अब इस समय पहले चलता था 11th क्लास में है ये। तो 11th क्लास से में जब हम शुरुआत करते हैं तो भाषा की ये वर्ण की परिभाषा वगैरह नहीं है, केवल यहाँ स्वर से स्टार्ट किया जाता है इसको। तो वही ध्यान रह गया था कि इन स्वरों को 3 भागों में बांटा है, लघु, ह्रस्व और प्लुत। तो इस प्रकार से प्लुत स्वर भूल गया था, उच्चरित हो गया था हमसे, लेकिन उसके लिए खेद है। वर्ण केवल 2 प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है साहब। अब पहला देखते हैं अपन स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से किया जाता है उन वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। देखते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से अथवा बिना किसी वर्ण के सहायता से किया जाए, बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाए अथवा बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए, उच्चारण किया जाए, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि साहब कौन की सहायता, कैसी सहायता, तो जैसे आप के बोल रहे हो, के बोल तो आप कह रहे हो, लेकिन के साथ में ए भी आप बोल रहे हो, ए का भी उच्चारण आप कर रहे हो।
तो के एक व्यंजन है और इस के साथ स्वर का उच्चारण अपने आप हो रहा है। कोई सा भी व्यंजन ले लें उसके साथ स्वर का उच्चारण होगा, लेकिन अगर स्वर का उच्चारण करेंगे अपन ए, ई, ऊ जो भी स्वर है उसका उच्चारण करेंगे तो केवल ए बोल रहे हैं तो ए ही बोलेगा, आ बोल रहे हैं तो आ ही बोलेगा, तो इनमें किसी वर्ण की सहायता नहीं है। इसलिए वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से अथवा बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वर संख्या में कुल, ये स्वर संख्या में कुल 13 होते हैं। संख्या में कुल कितने होते हैं भाई? 13। स्वर संख्या में संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या होती है 13, जो निम्न है, जो निम्न है। ए, आ, ई, ऊ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। ये 13 स्वर है भाई। ए, आ, ई, ऊ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार संस्कृत भाषा में टोटल स्वर वर्णों की संख्या है 13। ऐसे वर्ण जिनमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, और ये कुल संख्या में कितने हैं? 13। और 13 स्वरों को आपको यहाँ दर्शा दिया गया है। इसके बाद में आता है कि जब ये 13 जो स्वर हैं ए, ई, ऊ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ, इन स्वरों के भी भाग हैं क्या? इनको भी विभाजित किया है क्या? तो हाँ, इन स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत भाषा के स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत भाषा के स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व या लघु स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। और नंबर 3 प्लुत स्वर। इन 3 भागों में इन स्वरों को, इन 13 स्वरों का विभाजन किया गया है। 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो लेकिन 3 भाग तो ये हैं, लेकिन इसमें क्या विशेषता है उस विशेषता को भी आप सुन लें कि पहला जो आपका लघु स्वर है या ह्रस्व स्वर है, और दूसरा आपका जो दीर्घ स्वर है, इन 2 भागों में ही 13 विभाजित हो जाएंगे। इन 13 स्वरों को 2 भागों में ही विभाजित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो संस्कृत है ये 2 प्रकार की है, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। जैसे आप गणित पढ़ते हो, एक सामान्य संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत की कुछ प्रश्नावली है यहाँ। तो इसी प्रकार से संस्कृत 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। तो अपन जो व्यवहार में जिस संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो अपन संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं वो लौकिक संस्कृत है। और जो पंडित जी आपके घर में कोई हवन करवाते हैं, कोई मांगलिक कार्य करवाते हैं, पंचांग देखते हैं या कोई क्रियाकर्म करवाते हैं, वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका तीसरे नंबर का जो स्वर है प्लुत स्वर, ये वैदिक संस्कृत के स्वर हैं। इनसे अपन का काम नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए लिख दिया गया है। लेकिन जो 13 स्वर हैं ऐसे लेकर के अब तक, वो 13 स्वर ह्रस्वर और दीर्घ स्वर के हैं, यानी लौकिक संस्कृत के हैं। लेकिन वैदिक स्वर भी हैं, लेकिन उनमें कुछ वो अपग्रह का चिन्ह लग जाता है।
इनके उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, इनसे अधिक समय लगता है। तो आपकी जानकारी के लिए प्लस स्वर को दिया गया है। तो नंबर 1 लें पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी लघु, छोटा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय लगे, बहुत कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, उन्हें अल्प स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय लगता हो, अल्प समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। परिभाषित करते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय अर्थात एक मात्रा का समय, अल्प समय का मतलब एक मात्रा का समय, लगे, अल्प समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, तो उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय लगे, मात्र एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। और इन लघु स्वरों की संख्या संस्कृत में होती है 5। ये संख्या में 5 होते हैं, जो निम्न है। ए, इ, उ, रे एवं ले। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं, ए, ई, उ, री और लरी। इनका जब अपन उच्चारण करेंगे तो इनमें अल्प मात्रा का समय, अल्प समय लगना चाहिए, एक मात्रा का समय लगना चाहिए। जैसे ए, ई, उ, री, लरी। यदि आपने ई को लंबा खींच दिया ई, तो वो दीर्घ स्वर, दीर्घ ई मानी जाएगी। इनके स्वर में, इनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, मात्र एक मात्रा का समय लगता है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें अस्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, ए, ई, उ, री और लरी। इसके बाद आता है नंबर 2 पे दीर्घ स्वर। दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे, 2 गुना, यानी अल्प स्वर जो थे आपके, वो ह्रस्व स्वर जो थे उनसे दुगना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना अथवा 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय अथवा 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 8 होते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं। आ, ए, ओ, रे, ए, आई, ओ, औ।
वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 8 होते हैं। आ, ए, ओ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। तो 5 लघु स्वर और 8 दीर्घ स्वर हो गए 13। ये लौकिक संस्कृत के स्वर हैं 13। अब एक प्लुत स्वर नाम दिया गया है, वे वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। तो नंबर 3 प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना 3 गुना अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जो आपके लौकिक स्वर हैं ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर, इन ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों में अगर अपग्रह का चिन्ह लगा दिया जाए साथ में तो 3 मात्राओं का समय हो जाएगा, तिगुना समय हो जाएगा, तो उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। ये लौकिक संस्कृत के व्यवहार रूप में नहीं आते, केवल वैदिक संस्कृत में आते हैं। जैसे आ के बाद में यदि आपने अपग्रह का चिन्ह लगा दिया तो ये प्लुत स्वर है। ए के बाद में अगर अपग्रह का चिन्ह लगा दिया तो ये प्लुत स्वर है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय अर्थात 3 मात्राओं को समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। और ये प्लुत स्वर जो है उनमें इन्हीं लघु स्वरों में या दीर्घ स्वरों में अपग्रह का चिन्ह लगा देने पर ये प्लुत स्वर बन जाता है। तो इस प्रकार से स्वर आपके पूर्ण हुए। वर्ण विचार के अंतर्गत जो स्वर हैं वो पूर्ण हो चुके। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, अधस्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर। और इन स्वरों को आपने देख लिया है, अध्ययन भी कर लिया है। इसके बाद में नंबर 2 वर्ण विचार के अंतर्गत नंबर दूसरी चीज आती है आपके व्यंजन यानी हल वर्ण। व्यंजन किसे कहते हैं साहब? कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, बिना स्वरों से इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हल वर्ण कहते हैं यानी व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए या होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये व्यंजन वर्ण निम्न प्रकार हैं। 5 वर्णों के समूह को वर्ग भी कहते हैं।
5 वर्णों के समूह को वर्ग भी कहते हैं। एक वर्ग नाम आपने गणित में सुना होगा कि जिस संख्या को उसी संख्या को गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग कहते हैं। वो गणित वाली चीज़ है। लेकिन संस्कृत में 5 वर्णों के समूह को वर्ग भी कहते हैं। 5 वर्ण एक साथ, जैसे के की लाइन आती है, के कहने, चे 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 टे 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 ते थे देने, पे पे बे में, ये रे ले वे है। लेकिन के, चे, टे, ते और पे, ये 5 हैं। इन 5 में 5-5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्णों के समूह को वर्ग भी कहते हैं। और इन वर्गों की संख्या भी 5 है। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। अतः इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। अतः 5 × 5 = 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं और वर्गों की संख्या भी 5 ही है। केवल, चेवर, टेवर, तेवर्ग, पे वर्ग। और इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। अतः 5 वर्ग और 5 वर्ण, तो 5 × 5 = 25। इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इसके आगे और कौन से व्यंजन हैं और ये 25 कौन कौन से व्यंजन हैं उनको अगली वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।